हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का हिंदी का जो गोधूली भाग 2 का 7वां चैप्टर है काव्य खंड का, गद्य खंड का जो 7वां चैप्टर है ये परंपराओं का मूल्यांकन। इनको आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, कहता है कि जो है सो सबसे पहले तो हम लोग जो है सो इसको जितना भी परिचय है इसके पूरे डिटेल्स को देखेंगे। जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्लास में भी जो है सो देखे थे, सभी चैप्टर का जो परिचय होता था उनको देखते थे, उसी तरीके से इस क्लास को भी हम लोग क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके बाद जो है सो क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका जो है सो क्या है, कि लेखक जो है सो कौन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है 7वां चैप्टर, उनका लेखक कौन है, रामविलास शर्मा है। कौन है, रामविलास शर्मा है। ठीक है, देखिए ये जो है सो क्या है, एक जो है सो निबंध है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो चैप्टर क्या है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है। इनका लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, इस तरीके से जो है सो आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है सो आप लोग एक चीज को याद हमेशा रखिएगा, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि परंपरा मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। क्या याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, और ये भी कभी कभी देने का चांस बनता है कि जो है सो ये चैप्टर जो है सो क्या है, कहानी है या निबंध है या ललित कथा है या फिर कहानी है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है, एक जो है सो निबंध है। ठीक है, देखिए हम लोग अब चलते हैं, पहले इसके लेखक का जो परिचय है इनको देखेंगे। देखिए, लेखक का परिचय कहता है कि इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, इनका जन्म जो है सो 10 अक्टूबर जो है सो 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से देखिए अगला कहता है कि इनका जन्म स्थान जो है वह कहाँ है, तो उन्नाव के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्चगांव सानी में। कहाँ पे पड़ता है, तो इनका जन्म स्थान जो है सो उन्नाव जो है, उन्नाव एक जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस जिले के एक छोटे से गांव उच्चगांव सानी में होता है। उच्चगांव सानी पूरा नाम है इनका, उच्चगांव सानी में इनका जो है सो जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते, कहता है कि इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी वो कौन कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद है प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज। ठीक है, देखिए प्रेमचंद्र और युग। ठीक है, इसके बाद इनका जो रचना है भाषा और समाज। इसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण। ठीक है, इस तरीके से अगला है भारत की भाषा समस्या। ठीक है, इसके बाद है नई कविता और अस्तित्ववाद है। ठीक है, क्या है, नई कविता और अस्तित्ववाद है। ठीक है, इससे अगला है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। यहाँ पे देखिए भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है, इससे अगला है भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। ठीक है, इसी तरीके से और भी है इनका विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि, जो यहाँ इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारी जो है सो क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा। ये जो रचनाएं होती है, रचनाएं से 1-2 नंबर पूछने का हर एक बार जो है सो क्या होता है, चांस बनते रहता है। इसलिए आप लोग रचना को जो है सो याद हमेशा रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस तरीके से जो है सो फिर यहाँ कहता है कि जो है सो इनको जो है सो पुरस्कार भी मिला था। देखिए कहता है निराला की साहित्य साधना जो पुस्तक था उनके लिए, जैसे पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। पूछ देगा ऐसे करके कि रामविलास शर्मा को जो है सो कौन सा अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो दे देगा आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा कि उनको जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो वो बुक जो पुस्तक जो है कौन है, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, निराला की जो साहित्य साधना है उस पुस्तक के लिए उन्हें जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन 3-4 टाइप से बन सकते हैं, तो आप लोग इसको पूरा पूरा जो है सो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि इनकी मृत्यु जो है सो कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु जो है सो 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलेंगे इनकी जो कुछ प्रमुख तथ्य है, अब इनका जो विस्तार रूप है, इस परंपरा का मूल्यांकन जो पार्ट है इनका विस्तार रूप को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, निबंध है। निबंध को हम लोग जो है सो क्या करेंगे, एक एक करके समझना पड़ेगा, नहीं तो निबंध को कहानी की तरह हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए जैसे इसको क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके देखेंगे। देखिए कहता है कुछ प्रमुख तथ्य। पहला कहता है साहित्य। देखिए साहित्य जो है सो क्या होता है, तो साहित्य हमारे मानव जीवन में जो है सो क्या करता है, तो अनेक सारी चीजों को या मानव को विकास करने के लिए, मानव की संपूर्ण विकसित रूप को आगे बढ़ाने के लिए जो है सो किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो साहित्य को। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो मानव के संपूर्ण विकास को क्या करता है, संपन्न करता है। क्या करता है? मानव के संपूर्ण विकास को संपन्न करता है। अगर साहित्य नहीं रहता मानव जीवन में, तो क्या होता कि जो है सो मानव का जीवन जो है सो अधूरा हो जाता, और अधूरा होने की वजह से, ज्ञान नहीं होने की वजह से वो अपने जीवन को पूर्ण विकसित जो कहा जा सकता है वो नहीं कर पाता। इसलिए साहित्य, हमारे जीवन में साहित्य का क्या होता है, बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए परंपरा का जो मूल्यांकन है वो पूरे साहित्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? परंपरा का जो मूल्यांकन जो चैप्टर है, पार्ट है, वो पूरा साहित्य से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन का जो पार्ट है वो साहित्य से जुड़े होने के कारण जो है सो मानव की जितनी भी गुण अवगुण जो होती है उन सारी चीजों को क्या करता है, दर्शाने का काम कौन करता है, तो साहित्य करता है। इसलिए मानव जीवन में, मानव जीवन को एक अच्छी रूपरेखा और दिशा निर्देश देने के लिए साहित्य की क्या होती है, बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग देखेंगे इससे आगे कि कहता है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग परंपरा जो होता है क्या होता है, इनको जानेंगे। देखिए क्या होता है, परंपरा जो होता है वो मान लीजिए कि जैसे प्राचीन काल में कुछ परंपराएं थी, उस परंपराओं को हम लोग जो है सो वर्तमान समय में भी मानते हैं। सही बात है, जैसे शादी विवाह का जो प्रचलन था, या और भी जो मृत्यु भोज होता था, या मरने के बाद कुछ बहुत सारे जो कर्मकांड होते थे, ये हमारी क्या है, तो प्राचीन की परंपरा है। उन सारी परंपराओं को, प्राचीन जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को वर्तमान समय में भी हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं जो प्राचीन काल को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राचीन काल की जो परंपराएं थी उसको धीरे धीरे अब छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उस परंपरा में कुछ खामियां भी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी जो परंपराएं थी प्राचीन काल की उसमें खामियां ही थी, अच्छाई भी थी। जो चीजें वर्तमान समय में हम लोग को क्या करते हैं, फॉलो भी करते हैं उन चीजों को, और कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनको हम लोग क्या किए, तो छोड़ दिए। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यकता है, तो परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यकता है जो साहित्य लिखने के लिए चाहता है, या फिर अपने समाज में किसी अच्छे कार्यों को करने के लिए चाहता है, या फिर अपने आप को अच्छे मानव निर्माण करने के लिए चाहता है, या फिर और भी किसी क्षेत्र में अच्छे कार्य को करने के लिए अगर चाहता है, तो सबसे पहले उससे जो है सो किसकी जरूरत पड़ता है, तो साहित्य की ज्ञान का जरूरत पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यकता है, तो परंपरा का ज्ञान जो व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, या समाज के क्षेत्र में, या राजनीति के क्षेत्र में, या देश के लिए अगर अच्छे कार्यों को करना चाहता है, तो उनके लिए सबसे पहले साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए साहित्य का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि साहित्य के ज्ञान के माध्यम से ही वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करने के बाद हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इन सारी चीजों का जिक्र जो है सो साहित्य हमें क्या करता है, तो सिखाता है, और साहित्य से इन सारी ज्ञानों की जो है सो हमें ज्ञान मिलती है। ठीक है, ये जितने भी ज्ञानी होती है किनसे मिलते हैं, साहित्य से मिलते हैं। इसलिए हम लोगों को जैसे परंपरा का ज्ञान जो है सो होने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो साहित्य की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। देखिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उनके लिए आवश्यक है जो कहने का मतलब इतिहास के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, या और भी किसी क्षेत्र में अगर चाहता है कि हम काम करें,
तो बेहतर काम को करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो साहित्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए कहता है कि जो है सो साहित्य का जो है सो परंपरा का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसलिए परंपरा का मूल्यांकन करना आवश्यक है कि मान लीजिए कि प्राचीन काल में बहुत सारी जो दोषें थी, उसमें प्राचीन काल की जो सभ्यता थी उसमें और वर्तमान काल की जो हमारी जो सभ्यता है उस सभ्यता में क्या अंतर है, इन दोनों चीज को आपस में कंपैरिजन करके जो होता है अपने आप में उसको तुलना करके जो है सो उस चीजों को जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमको किसकी मूल्यांकन करना आवश्यक है, तो साहित्य की जो है सो मूल्यांकन करना आवश्यक है, सॉरी परंपरा का मूल्यांकन करना जो है सो क्या है आवश्यक है। तभी जाकर के जो है सो क्या हो पाएगा, तो हम अपने साहित्य या किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर किसी देश के बारे में अगर जिक्र करना चाहिएगा तो वहाँ की जो साहित्य होगी, वहाँ की जो पुस्तकें होगी, वहाँ की जो चीजें होगी, उन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। उसी तरीके से कहता है यहाँ कि अगर हमारे भारतीय परंपराओं की अगर आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो सबसे पहले आपको वहाँ के जितने भी साहित्य हैं, जितने भी परंपराएं हैं, जितनी भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और अध्ययन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, तो हमारी परंपरा का जो है सो मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है सो यहाँ पे कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करना क्या है, आवश्यक है। सही बात है। अगर जब तक हम मान लीजिए कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय के परंपराओं का समाज में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, क्या पहले के समाज में था अभी नहीं है, क्या पहले के समाज में दोष था, क्या कहने का मतलब सही था, वर्तमान का जो समय है वर्तमान समय में समाज में क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, इन दोनों चीजों को जब तक हम लोग मूल्यांकन नहीं करेंगे, कंपेरिजन नहीं करेंगे, तब तक जो है सो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे जो है साहित्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए साहित्य के, खासकर साहित्य के जो निर्माण करने वाले लोग होते हैं उनके लिए परंपराओं का मूल्यांकन क्या है, तो अति आवश्यक है। क्या है, अति आवश्यक है। यही चीज यहाँ करा कि साहित्य की परंपराओं का मूल्यांकन उनके लिए आवश्यक है, जो साहित्य के क्षेत्र में काम करना चाहता है, जो समाज के क्षेत्र में काम करना चाहता है, जो देश के हित में काम करना चाहता है, राष्ट्र के हित में काम करना चाहता है, उन लोगों के लिए परंपराओं का मूल्यांकन क्या है, तो अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं साहित्य का संबंध मनुष्य से कैसे है, यह पक्ष अस्थाई है या नहीं। देखिए साहित्य का जो कहने का मतलब संबंध है मनुष्य के, जो कहता है साहित्य का संबंध मनुष्य से कैसे है। देखिए साहित्य का संबंध मनुष्य से ऐसे है जैसे हम लोग प्राचीन काल से क्या करते हैं, तो जीते आ रहे हैं और वर्तमान समय में भी क्या कर रहे हैं, जो अपनी जीविका या जीने की जो हमारी शैली है, उन सारी शैली को जो देता है वो कौन देता है, तो साहित्य देता है। जितने भी जीने की जो कला है, जीने की जो शैली है, उन सारी शैली को हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो साहित्य से लेते हैं। अगर साहित्य नहीं रहती तो हमारी जो जीने की कला है, जो हमारी समाज को विकसित करने की जो कला है, या समाज में जो जितना भी डेवलप आप देख रहे हैं प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान समय में जितने भी परिवर्तन हुआ है, उन सारी की सारी परिवर्तनों को हम लोग किन से सीखे हैं, तो साहित्य से सीखे हैं। अगर साहित्य नहीं रहता तो हम लोग जो है सो अपने आप को और समाज जो भी डेवलप आज इतना हो चुका है, उन सारी डेवलपों को हम लोग क्या कर पाते, तो नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो साहित्य से हमको ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान नहीं मिलता तो उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करते, और जब प्रयास नहीं करते तो हमारा समाज क्या होता, आगे नहीं बढ़ता। इसलिए मनुष्य को अपने आप के साथ साथ समाज के विकास के लिए भी क्या करना होता है, तो इन साहित्यों का जानकारी जो है सो प्राप्त करना होता है। इसलिए यह पक्ष क्या है, मानव के पक्ष में जो है सो यह तर्क बहुत मजबूत है। क्या है, मजबूत है, यह अस्थाई है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि यह पक्ष अस्थाई है। किसके पक्ष में, तो मनुष्य के पक्ष में। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो है सो बिना साहित्य का हम अपने आप का क्या कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। जब तक साहित्य का सहयोग नहीं होगा मानव जीवन में, तब तक मानव का विकास संभव है ही नहीं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से यहाँ फिर जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ लिख दीजिए होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए कहता है कि दूसरे कवियों की रचना से सीखकर नई रचना के परंपरा को जन्म देना। क्या कहता है कि दूसरे कवियों की रचना से सीखकर नई रचना के परंपरा को जन्म देना। देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि अगर हमें ज्ञान की आवश्यकता है तो उस ज्ञान को पाने के लिए हमें, ऐसा नहीं है कि मानव सारे जितने भी होते हैं वो पारंगत ही होते हैं। इसलिए मानव को हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए, और सीखने की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि मान लीजिए कि जो ज्ञान हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे से ले,
और दूसरे कवियों से ले, दूसरे जो विद्वान लोग हैं उनसे ले। तो इसलिए यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि दूसरे कवियों से रचना से सीखकर नई रचना के परंपराओं के को जन्म देना। यानी कि मान लीजिए कि जो लोग या विद्वान या जो भी रचनाकार जो है सो रचना किए हैं अच्छी अच्छी पुस्तकें या अच्छी ज्ञान को जो लिखे हैं पुस्तक के माध्यम से, तो उस पुस्तक को पढ़ कर के हम भी क्या कर सकते हैं कि एक नई जो है सो जो पुस्तक होते हैं या रचनाएं होती हैं उन रचनाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं क्योंकि मान लीजिए कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम एक नई रचना को हम क्या कर सकते हैं, जन्म नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि मानव को अगर सीखने की लत जब तक नहीं होगी, सीखने की गुण अपने आप में नहीं होगा, तब तक वो एक नए कार्य को संपादित नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो दूसरे कवियों से क्या करके, दूसरे कवियों की जो रचनाएं हैं, दूसरे कवियों की जो कहानी है या निबंध है, उन कहानियों से, उन साहित्य के जो लिखे हुए हैं उन चीज़ों से क्या करना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। और सीख करके जो है सो अपनी रचनाओं को क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, जन्म देना चाहिए। नई नई जो विकसित जो रचनाएं हैं या साहित्य हैं उन साहित्य को क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। यही चीज यहाँ कहता है कि दूसरे कवियों की रचना से सीखकर नई रचना की परंपराओं को जन्म देना चाहिए। जब तक हम दूसरे से सीखेंगे नहीं, सीखने की भावना नहीं होगी, तब तक हम क्या कर सकते हैं कि एक अच्छे जो है सो साहित्य या अच्छे रचना का हम क्या कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है सो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, तो दूसरे की जो है सो चीज़ों से, दूसरे की जो साहित्य से, दूसरी के रचनाओं से हमें, जो दूसरे जो कवि हैं उनकी रचनाओं से हमें सीखना होगा। तब जाकर के हम जो है एक अच्छे साहित्य, अच्छे कहानी, अच्छे कविता या अच्छे जो परंपराएं हैं उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, या उसको जो है सो जन्म दे सकते हैं। कहने का अर्थ मतलब यह है कि हम जो है सो उसको आगे बढ़ा सकते हैं उस चीज़ों को, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि अमेरिका और एथेंस की गुलामी। देखिए यहाँ पे लेखक साहब जो है सो अमेरिका और एथेंस की गुलामी का जो है सो जिक्र इसलिए किए हैं क्योंकि देखिए मानव जीवन में क्या होता है कि हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसी चीजों प्रयास को यहाँ पे अमेरिका और एथेंस की गुलामी से जो है सो उन्होंने जिक्र किया है। इसलिए जिक्र किया है क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था कि जब अमेरिका और एथेंस गुलाम था तो अमेरिका अपने सर पे हाथ धर के, कहने का मतलब पछता रहा था, सोच रहा था कि हमसे कुछ होगा ही नहीं, हम क्या करें तो करें क्या, हम तो गुलाम हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसी के जो है सो अपोजिट में एथेंस भी जो है सो गुलाम था। तो एथेंस भी जब गुलाम था तो वो सोच रहा था कि हम गुलाम हैं तो पर भी हम कुछ कर सकते हैं, अगर हम प्रयास करें तो इस गुलामी की जंजीरों से हम बाहर निकल सकते हैं। और वो क्या किया, तो हर संभव जो है सो वो उन्होंने गुलाम रहते हुए भी हर संभव प्रयास किया, और प्रयास करने का यही एक परिणाम आया कि जो है सो क्या हुआ, इनका जो है सो एथेंस जो है सो अपने आप में जो है सो आगे चल करके इतना मजबूत हो गया कि ये पूरे यूरोप पे क्या कर लिया, तो अपना आधिपत्य जमा लिया, और आधिपत्य जमा करके जो है सो ये गुलामी की जंजीर से बाहर निकल गया और अमेरिका गुलामी में ही रह गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कह रहा है इसके माध्यम से कि जब तक व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा तब तक वह अपने आप को विकास कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी में हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने के बाद ही व्यक्ति क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर व्यक्ति जब तक प्रयास नहीं करे तब तक व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पे अमेरिका और एथेंस की गुलामी का जो है सो जिक्र किए हैं लेखक साहब, ठीक है, परंपरा मूल्यांकन के माध्यम से। तो देखिए इससे हमको कितना अच्छा सीख मिलता है कि व्यक्ति को निरंतर क्या करना चाहिए, तो प्रयास करना चाहिए। जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं किसी भी क्षेत्र में तब तक हम आगे जिंदगी में कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं, और ये सर्वमान्य सत्य भी है। देखिए इससे आगे कहता है कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में ही कला का विकास होता है। देखिए कहता है कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में ही कला का विकास होता है। देखिए जब तक व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़े ना तब तक जो है सो व्यक्ति क्या होगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक मान लीजिए कि आपके सामने में कोई समस्या नहीं आए तब तक उस समस्या को हल करने के लिए आप प्रयास भी नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि विशेष जो है सो सामाजिक परिस्थितियों में ही कला का विकास होता है। विशेष परिस्थितियों में कला का विकास इसलिए कर रहा है क्योंकि जब तक आपके सामने संकट नहीं आएगा, उस संकट से लड़ने की क्षमता नहीं आपके अंदर उत्पन्न होगा, तब तक आप अपने आप को विकास नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक समस्या उसके पास आए ही नहीं तब तक वो क्या होगा कि
अपने आप को विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में ही कला का विकास होता है। यानी कि जब तक हमारे पास समस्या उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम अपनी हमारी अंदर की जो कलाएं हैं उस कला को हम क्या कर सकते हैं, नहीं निखार सकते हैं, नहीं विकसित कर सकते हैं। इसी चीज को यहाँ कह रहा है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति क्या होता है, उससे उसको सीख मिलता है और वो सीख करके अपने जीवन में वो क्या करता है कि अपने कला को, प्रतिभा को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि साहित्य और कला में जब तक दोष नहीं होगा तब तक साहित्य और कला का विकास नहीं हो सकता है। सही बात है, जब तक मान लीजिए कि किसी भी चीज में दोष नहीं होगा तब तक वो विकसित हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए कि किसी भी चीज, मान लीजिए कोई चीज है उसमें दोष कभी हो ही नहीं, तो क्या वो कभी परिपूर्ण हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हो भी गया तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक वो टिक नहीं पाएगा और वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को परिपूर्ण होने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारी समस्याओं से क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और यही चीज को यहाँ कहता है कि साहित्य और कला में जब तक दोष नहीं होगा तब तक जो है सो कला का विकास नहीं होगा। यानी कि पूरा अगर सही ही रूप से अगर मान लीजिए हम किसी चीज काम को या किसी साहित्य को या किसी अगर पुस्तक को या रचना को हम क्या करते हैं, एक ही बार में अगर हम पूरा सही तरीके से लिख देते हैं तो वो क्या होगा कि पूर्ण हो ही नहीं सकता। उसमें कहीं ना कहीं जो है सो क्या होगा, खामियां रहेगी। और तब जाकर के हम उस खामियों को क्या करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं, तब वो क्या होता है, निखरता है और एक अच्छी जो है सो पुस्तक या रचनाएं का क्या हो पाता है, निर्माण हो पाता है। अगर मान लीजिए कि एक बार में अगर कोई चीज परिपूर्ण अगर हो भी गया तो ये 100% सर्वमान्य सत्य है कि ये पूर्ण हो ही नहीं सकता है। और पूर्ण नहीं होने के कारण वो क्या होगा कि उसमें कुछ न कुछ खामियां बच ही जाएगा। और जब खामियां बच जाएगा तभी जाकर के वो एक पूर्ण जो है सो अच्छी पुस्तक या साहित्य का निर्माण हो सकता है। यही चीज पे यहाँ कह रहा है कि साहित्य और कला में जब तक दोष नहीं होगा तब तक जो है साहित्य और कला का विकास हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। सही बात है, जब तक दोष नहीं होगा तब तक वो क्या हो सकता है, तो अच्छे एक साहित्य का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि साहित्य के विकास में जन समुदाय और जनजातियों का योगदान। देखिए साहित्य के विकास में जन समुदाय मतलब यानी कि जितने भी लोग हैं उनकी, जितने भी हमारे देश में जनजाति हैं उनको, जन मतलब जन समुदाय मतलब जितने भी जाति धर्म के लोग हैं वो, और जितने भी जनजातियां हैं वो सारे का योगदान क्या है, अहम है। देखिए हमारा देश जो है सो एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है सो सारे धर्म के जाति के लोग क्या होते हैं, आपस में जो है सो बंद करके रहते हैं, क्या होते हैं, बंद करके रहते हैं। और उन सारी जो है सो क्या होती है कि लोग आपस में बंद करके होने के कारण हमारी देश जो है सो क्या करता है, तो अपने आप में जो है सो एक क्या करता है, तो साहित्य के विकास में अपना योगदान को दिखाता है। इसलिए दिखाता है क्योंकि यहाँ पे अनेक सारी जो है समुदाय धर्म के लोग रहते हैं और अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो अनेक जाति समुदाय के लोग के रहने के कारण भी जो है सो क्या होता है, हमारा जो ये साहित्य का जो योगदान होता है वो काफी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहने के मतलब निम्न वर्ग के हैं तो वो साहित्य नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ उच्च वर्ग के ही लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो है सो कहा गया है कि साहित्य के विकास में जन समुदाय मतलब लोगों के जो जितने भी लोग के समुदाय हैं उन सारे समुदाय और जनजातियों का योगदान है। यानी कि जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन सभी लोगों का योगदान जो है सो साहित्य लिखने में पूरा होता है। और जितने भी निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों का जो है सो योगदान क्या होता है, पूर्ण रूप से रहता है साहित्य के विकास में। तब जाकर के जो है सो हमारे साहित्य को क्या मिलता है, योगदान मिलता है। और हमारी जो साहित्य होती है वो क्या होती है, बहुत ही विकसित होती है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता है। देखिए कहता है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत मतलब यहाँ ये है कि हमारे देश के अंदर अनेक जाति रहते हैं, क्या रहते हैं, अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। इस कारण जो है सो क्या होता है कि हम लोगों को देश से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सही बात है, देखिए हम लोग क्या होते हैं कि कितना भी कहने का मतलब जो है सो आपस में जो होता है वो जाति धर्म के नाम पे विभेद रहता हो, लेकिन अगर देश की बात है, राष्ट्र की बात है, अगर किसी मन के राष्ट्र पे अगर किसी आंच की बात आए, किसी समस्या की बात आए, तो उस समय हम लोग क्या होते हैं, सारे जो जितने भी जाति धर्म के लोग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बंद करके और अपने देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं, तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए जिस प्रकार परिवार में होता है
कि मान लीजिए कभी कुछ हो गया तो में हो जाता है, लेकिन फिर सभी लोग क्या होते हैं आपस में एक ही साथ हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी क्या होते हैं, कभी कभार थोड़ी बहुत जो है सो जातिवाद या और भी किसी कारण से क्या होते हैं कि कभी बिलगाव हो जाता है। लेकिन फिर अगर देश की बात आए, राष्ट्र की समस्याओं की बात आए, तो हम लोग वहाँ क्या होते हैं, सभी लोग आपस में मिल करके और उस जो है सो हम अपनी राष्ट्र के एकता के लिए, अखंडता के लिए जो है सो क्या करते हैं, जो है सो तत्पर हो जाते हैं। और उस तरीके से जो है सो दूसरे राष्ट्रों को हम जो है सो अपनी जो होती है मजबूती को दिखाते हुए दूसरे राष्ट्र से क्या करते हैं, पूरा जो है सो एकदम उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही चीज यहाँ कहता है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई देश का मुकाबला नहीं कर सकता है। सही बात है, हमारे देश से भी, हमारा जो भारत देश है उस देश से कोई भी देश जो है मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सभी लोग क्या करते हैं, अपनत्व में बंद कर रहते हैं। और अपनत्व में बंद करके रहने के कारण जो है सो क्या होता है, मानव जो है सो बहुत मजबूत हो जाता है। और मजबूत होने के कारण क्या होता है, अगर किसी भी देश की, अगर कोई भी देश हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखता है तो उसको हम लोग जो है सो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ कह रहा है। सही बात भी आप लोग कई बार देखे होंगे, पुलवामा हमला से लेकर के और भी कई सारे जो कारगिल युद्ध का आप देखे होंगे कि उसमें क्या हुआ कि जो है सो अगर कोई देश जो है सो हमारे देश पे, विरोधी देश जो है सो जब आंख दिखाने की कोशिश की तो उसने हम लोग जो है सो करारा जवाब देने का प्रयास किया और दिया भी। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ कह रहा है। इसके बाद देखिए कहता है कि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर हमारे राष्ट्र पर प्रभाव। देखिए कहता है सामाजिक व्यवस्थाएं जो है वो कायम होने पर हमारे राष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे राष्ट्र पे जैसे जब समाजवादी व्यवस्थाएं होगी तो क्या होगा, हमारे देश की जो साहित्य की जो व्यवस्थाएं होगी वो मजबूत होगी। हमारी देश की जितनी भी कार्यशैली है वो सारी की सारी क्या होगी, मजबूत होगी। इसलिए हमारी देश की जो है सो समाजवादी व्यवस्था होना क्या है, अति आवश्यक है। तभी जाकर के हम जैसे एक अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जब समाजवादी व्यवस्थाएं कायम हो तभी जाकर के हम अपने राष्ट्र के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है कि साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। देखा था कि साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। देखिए कहता है कि साहित्य एक ऐसा चीज है जिसमें आप कितना भी परिवर्तन कर दीजिए उसमें और परिवर्तन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। भले ही आप कितना बार भी लिखिए, कितना बार भी क्या कीजिए, उसको सुधार कीजिए, कितना बार भी उसको फिर से लिखिए, वो जो है सो क्या रहता है, अधूरा का अधूरा ही रहता है। उसी तरीके से जो है सो हमारा समाज में भी है। आप देखे होइएगा कि प्राचीन काल में या जो हमारी पश्चिमी जो प्राचीन काल की जो सभ्यताएं थी, उस सभ्यता में क्या थी कि बहुत सारी कमियां थी। और जैसे जैसे क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा समाज आगे बढ़ा, वैसे वैसे जरूरतें जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ, तो नए नई चीजों का आविष्कार हुआ। और अभी वर्तमान समय में भी आप लोग देखते होंगे कि क्या क्या हो रहा है कि समाज का जो आवश्यकता है, समाज की जो आवश्यकताएं है वो निरंतर जो है सो परिवर्तन होती रहती है। आज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर साइकिल पे चढ़ रहा है तो क्या होता है, फिर कल जो अगला दिन आता है तो वो चाहता है कि हम मोटरसाइकिल पे चढ़े। फिर उससे जो अगला दिन आता है, समय आता है, वो चाहता है कि हम जैसे 4 चक्का पे चढ़े। फिर जैसे जैसे समय बदलता रहता है तो वैसे वैसे लग रहा है कि नहीं अब हम जो है सो प्लेन से यात्रा करें, या फिर कहने का मतलब उससे आगे चीजों से यात्रा करें। तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि जिस तरीके से जो है सो साहित्य की विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। तो जैसे समाज की जो है सो हमेशा जो है क्या होती है, मांग जो है सो पूरा नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से जो है सो हमारी साहित्य की जो है सो विकास को कभी भी जो मांग है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। यही चीज यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, कि साहित्य की जो जितनी भी साहित्य जो हम कितना बार भी उसको मॉडिफाई कर दे, कितना बार भी लिख दे, कितना बार भी उसमें परिवर्तन कर दे, तो पर भी उसमें क्या होती है, तो जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से हमारे समाज में भी निरंतर जो है सो परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रहती है, चलती रहती है। और निरंतर परिवर्तन की क्रिया चलने के कारण जो है सो क्या हो पाता है, तो हमारा समाज जो है सो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता, कभी नहीं संपन्न होता है। मान लीजिए कि आज 1 रुपए की आवश्यकता है तो कल 2 रुपए की पड़ती है, 3 रुपए की पड़ती है। उसी तरीके से जो है सो हमारा समाज क्या होता है, निरंतर जो है सो अपने विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। और वो विकास की कार्य कभी भी संपन्न नहीं होती है हमारे समाज के लिए। भले ही कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, विकास की क्षेत्र हो या शिक्षा की क्षेत्र हो या मान लीजिए कि और भी कोई क्षेत्र हो, उन सारी क्षेत्रों में जो है सो हमेशा परिवर्तन होते ही रहता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे है। देखिए राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य
अधिक अस्थाई इसलिए है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, कहता है साहित्य मूल्य से राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थाई है। कैसे? तो देखिए राजनीतिक मूल्य जो होता है ये मान लीजिए कि समाप्त भी हो सकता है, लेकिन साहित्य जो है सो वो अगर पूरी जिंदगी की बात की जाए तो पूरी जिंदगी में हमारे जीवन से साहित्य जा ही नहीं सकता है। जब तक साहित्य नहीं होगा तब तक राजनीतिक नहीं होगा। अगर हम कह सकते हैं कि साहित्य पर डिपेंड हो सकता है राजनीति, लेकिन राजनीतिक जो है साहित्य डिपेंड कभी नहीं होगा राजनीतिक पे, लेकिन राजनीति को डिपेंड होना पड़ेगा साहित्य पे। इसलिए होना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अगर साहित्य रहेगा तभी जाकर के साहित्य से हम अपनी शिक्षा को, हम अपनी जो चीजें हैं उसको बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, राजनीति का निर्माण कर सकते हैं, राजनीति व्यवस्थाएं को हम कायम कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था कायम रख करके या राजनीतिक व्यवस्था को चला करके हम साहित्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। इसलिए यहाँ पे जो है सो यहाँ कह रहा है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी है। कैसे? तो इसलिए साहित्य मूल्य जो है सो अस्थायी है, क्योंकि जो है सो साहित्य का कभी भी जो है सो कभी भी समाप्त नहीं किया सकता साहित्य को। लेकिन ये राजनीतिक जो है, राजनीतिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं और पुनः जो है सो इसको बना भी सकते हैं, लेकिन साहित्य को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये जो है सो हमारे जीवन का अस्थाई जो है सो क्या है, मूल तत्व है। क्या है? मूल तत्व है। इसलिए जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक को हटा भी सकते हैं और उसको फिर बाद में निर्माण भी कर सकते हैं, लेकिन साहित्य को जो है सो हम लोग निर्माण और खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए साहित्य जो है सो क्या है, एक अस्थाई, साहित्य के मूल्य जो है क्या है, अस्थाई है। ठीक है? देखिए इस तरीके से कहता है कि जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के अंतर में समानता। क्या कहता है कि जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं में अंतर और समानता। देखिए यहाँ जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं में अंतर देखिए कैसे है या समानता है कि मान लीजिए कि हमारे देश में अनेक सारे लोग रहने के बावजूद भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, आपस में बंद करके रहते हैं। क्या रहते हैं? आपस में मिल करके रहते हैं। यही चीज कहता है कि जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं में अंतर और समानता। देखिए जातीय जो हम लोगों का जो जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, वो सभी लोग क्या रहते हैं, एक बंधन में आपस में बंद करके रहते हैं। लेकिन अगर कहने का मतलब अंतर की बात कही जाए तो अंतर कुछ नहीं रहता है। इसलिए अंतर कुछ नहीं रहता है क्योंकि हम सब क्या होते हैं, मिल करके रहते हैं। इसलिए यहाँ कहता है जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं में अंतर और समानता। तो अंतर और समानता है ही नहीं, हम लोग क्या है, तो सभी लोग जो है सो आपस में क्या होते हैं, समान रूप में जो है सो एक साथ मिल करके भाईचारे की जो भावनाएं होती है उसमें मिल करके रहते हैं। ठीक है? देखिए कहता है कि भारत की बहुजातीय संस्कृति और इतिहास की देन कैसी है। कैसे है? क्या कहता है? भारत की बहुजातीय संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? तो देखिए भारत का जो अनेक सारी जो जातियां रहती है, बहुजातीय मतलब अनेक सारे जाति को जो लोग रहते हैं वो सारी की सारी क्या रहती है, तो हमारी संस्कृति में जो है सो बंद करके आपस में रहते हैं। और इतिहास की यह देन भी है कि जो है सो हम लोग प्राचीन काल से ही जो है सो भाईचारे के रूप में सभी लोग जो है सो हमारे भारत के अंदर जो जितने भी लोग हैं वो सारे अनेक जाति के होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर के प्राचीन काल से वर्तमान काल में भी रह रहे हैं और आगे भी इसी तरह का तरीके से रहेंगे। यही चीज यहाँ कर रहा है कि भारत की बहुजातीय संस्कृति और इतिहास की देन कैसी है। तो भारतीय देखिए जो जनजाति या जातीय की देन है, ये एक ऐसी देन है कि हम लोग प्राचीन काल में भी सभी जाति धर्म के लोग आपस में मिल करके रहते थे हम अपने भारत देश में, और आने वाले दिन में भी हम लोग जो है सो इसी तरीके से मिल करके रहेंगे। तो यही हमारी भारत की जो है सो क्या है, भारत की जो ये बहुजातीय व्यवस्था है, संस्कृति है, इनको हम लोग क्या करेंगे, कायम रखने का प्रयास करेंगे आगे। ठीक है? देखिए इसे आएगा तो लेखक कैसे स्वप्न देखते हैं। तो देखिए लेखक जो है सो ये इतिहास के बारे में कह रहे हैं कि लेखक एक ऐसे स्वप्न देखते हैं कि इतिहास आने वाले समय में जो हमारी भारत की इतिहास है वो न तो कभी क्या हो सकता है, मिट सकता है और न उसको मिटाया जा सकता है। ठीक है? तो इसलिए जो है सो ये परंपरा के माध्यम से जो सो हमारे लेखक साहब जो है सो इस इतिहास की जो भारतीय इतिहास की जो परंपरा है, इस परंपरा को पूर्ण रूप से हमेशा कायम रखना चाहते हैं। ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है। पता है विभाजित बंगाल और विभाजित पंजाब की तुलना। देखिए यहाँ पे कहता है विभाजित बंगाल और विभाजित पंजाब की तुलना इसलिए कहता है क्योंकि देखिए विभाजित बंगाल जो है सो विभाजन होने के बाद भी जो है सो क्या है कि हमारी जो
एकता है, समता है, जो हमारी अपनत्व की जो भावना है उसको कायम रखा हुआ है। लेकिन पंजाब का जो कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। और इस अलग होने के कारण जो है सो वहाँ के बंगाल के विभाजन के तुलना में पंजाब का जो विभाजन हुआ है वो उस पंजाब के लोग क्या होते हैं, हमारे देश से जो है सो जलते हैं। और हमारी जो पंजाब की जो कुछ भाग हमारे देश में पड़ते हैं उनसे वो क्या करते हैं, जलन करते हैं। तो इसलिए कहता है यहाँ पे कि जो है सो विभाजन बंगला या बंगाल, ठीक है, और विभाजित पंजाब की तुलना कैसे है। तो विभाजित बंगाल और विभाजित पंजाब की तुलना इसलिए कर रहा है क्योंकि जो है सो हमारी बंगाल जो है विभाजित होने के बाद भी हमारी देश की अस्मिताओं और एकता को कायम रखा है। लेकिन जो पंजाब कुछ भाग जो है सो पाकिस्तान में चला गया है वो क्या करता है, तो हमारी देश की जो कुछ विभाजित पंजाब जो भाग है उस विभाजित भाग पंजाब को जो है सो क्या करता है, हीन दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। इसलिए जो है सो यहाँ पे कह रहा है कि विभाजित बंगाल और विभाजित पंजाब की तुलना कैसे करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग शायद इसको समझ गए होंगे। ये जो निबंध था इनको हमने पूरा समझाने का प्रयास किया आप लोगों को, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।